दोस्तों आज 2019 का हिंदी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो क्लास 10th में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें मात्र हम 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इस 25 क्वेश्चन को डीपली डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। बोर्ड एग्जाम किसी भी बोर्ड में चल जाइए, हम लोग मेनली बिहार बोर्ड की बात करेंगे। इसमें जो है लगभग 5 साल बैक का क्वेश्चन 50% प्लस क्वेश्चन पूछा जाता है। 50% क्वेश्चन प्लस पूछा जाता है। इसमें हम आपको 50% प्लस क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसमें 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है, तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कराने के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी डिस्कशन कराएंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ आपका सब्जेक्टिव भी डिस्कशन हो जाएगा। तो ये देखिएगा, ये क्वेश्चन बैंक है और इसमें हम 5 साल बैक का क्वेश्चन आपको कराएंगे। इसमें कराएंगे आपका 2019 का कराएंगे, 2019 से स्टार्ट करते हैं, 2020 का कराएंगे, 2021 का कराएंगे, फिर 2022 वाला कराएंगे और एक 2018 का कराएंगे, 2018 का क्वेश्चन कराएंगे। इतने क्वेश्चन आपको हम डिस्कशन कराएंगे और वह भी डीपली। अगर इसको सही से देखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अभी हम 2019 का प्रथम पाली का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। कहा है सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब अच्छे पुराने नहीं होते। यह जो पंक्ति किसने कहा है? क्वेश्चन में यह पूछा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। खराब नहीं होते। ये जो पंक्ति कहा गया है, ये कालिदास जी कहे हुए हैं। कालिदास जी कहे हुए हैं। कौन? कालिदास जी कहे हुए हैं कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो इसका जो है कालिदास। नेक्स्ट में आएंगे तो कह रहा है लक्ष्मी कहानी की केंद्र पात्रिका। लक्ष्मी कहानी के बारे में आइएगा तो लक्ष्मी कहानी है ढाते विश्वास पाठ का ये पत्रिका है लक्ष्मी। और ढाते विश्वास के बारे में जब चर्चा कीजिएगा तो इसमें भीषण बाढ़ आने के कारण ये जो होता है ढाते विश्वास में भीषण बाढ़ आने के कारण लक्ष्मी जो होती है, लक्ष्मी के पति कोलकाता में रहते हैं और वहाँ पे वो मजदूरी करते रहते हैं। और ये जो है यहाँ पे धनी मनी जो लोग हैं उनके यहाँ जाकर बर्तन मांजने की बहुत सारे कार्य करके अपना पालन पोषण करती है। इसके बाद क्या होता है कि ये खेती करती है। खेती में इतना न धूप आता है कि पूरा इसका धान होता है जलकर भस्म हो जाता है। गेहूं करता है वो भी नहीं होता है। कभी इतना बाढ़ आ जाता है कि वहाँ के लोग परेशान रहते हैं। इसीलिए इनका एक देवी मंदिर जो होता है वो बाढ़ के नीचे जो होता है बांध होता है उसके नीचे रहता है। और वहाँ पे कभी खेती होती ही नहीं है। खेती होता है भीषण बाढ़ में खत्म हो जाता है। इतना धूप पड़ता है कि सब भूंगा जाता है, जिसके कारण इनका विश्वास उठ जाता है। इसीलिए इस पाठ का नाम भी रखा गया ढाते विश्वास, जिसका जो पत्रिका है वह लक्ष्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक पूछा है आपसे। गुणवाचक, पहले गुणवाचक विशेषण के बारे में जानना बहुत जरूरी है। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं इसको जानिए। तो पहले मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन आपका है 3 किलो।
दूसरा ऑप्शन आपका है, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा है अधिक, चौथा ऑप्शन है अच्छा। अच्छा देखिए गुण की पता इसी में चल रहा है। मान लीजिए 3 किलो, इसमें संख्या की पता चल रहा है, 4 संख्या का पता चल रहा है, तो ये क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। अधिक, इससे कोई गुणों की पता नहीं चल रहा है, कोई गुणों की स्पष्टता नहीं है, लेकिन अच्छा इससे गुण की स्पष्टता हो रहा है। जैसे हम कहेंगे राम अच्छा है, राम कैसा है, तो राम अच्छा है, इससे यह पता चला है कि राम की क्वालिटी की क्वांटिटी को, उसकी गुण को, उसके धर्म की, उसके गुण की बात किया जा रहा है कि राम है कैसा, तो राम अच्छा है। तो यहाँ पे गुणवाचक की चर्चा जब होगा तो गुणवाचक में होगा अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा है कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है क्या, स्वर संधि, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है क्या, नहीं है, कह रहा है नहीं है। बच्चे लोग ये पढ़ते ही नहीं पढ़ेगा और सीधा टिक लगाता है, कह रहा है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन आपका है स्वर संधि का उदाहरण, देखिए ऑप्शन कह रहा है पहला गिरीश, गिरीश, दूसरा ऑप्शन दे रहा है आपका, दूसरा ऑप्शन दे रहा है आपका महेंद्र, महेंद्र, तीसरा ऑप्शन है एकैक, एकैक। फिर उसके बाद चौथा ऑप्शन आपका है, चौथा ऑप्शन है वाक्य, वाक्यपति। देखिए इसमें कह रहा है स्वर संधि, तो पहली बात जानना पड़ेगा कि स्वर संधि होता क्या है। स्वर संधि होता क्या है, तो देखिए जब दो स्वर वर्णों के मेल से तो स्वर वर्ण मरेगा, मतलब स्वर प्लस स्वर जब मिलेगा उसमें दोनों स्वर होगा तब ये स्वर संधि का निर्माण होगा। क्या, स्वर संधि, स्वर संधि बनेगा। लेकिन व्यंजन संधि में होता क्या है कि व्यंजन संधि में एक स्वर होगा और दूसरा व्यंजन हो सकता है, व्यंजन, तो वह व्यंजन संधि का निर्माण करेगा, व्यंजन संधि का निर्माण करेगा। उसके बाद आइए फिर हो सकता है व्यंजन प्लस व्यंजन मिलेगा तो ही व्यंजन संधि का निर्माण करेगा, व्यंजन संधि का निर्माण करेगा। तो स्वर संधि में दोनों स्वर होना चाहिए, लेकिन व्यंजन संधि में एक व्यंजन एक स्वर हो सकता है या एक स्वर दोनों व्यंजन हो सकता है। तो व्यंजन संधि स्वर संधि आप जान गए। आगे ये इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए कह रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, कहने का मतलब ये पूछ क्या रहा है, व्यंजन संधि पूछ रहा है, स्वर संधि को नहीं पूछ रहा है, क्योंकि कह दिया स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो देखिए गिरीश, गिरीश क्या है, गिरीश है, गिरीश जो हुआ, इसमें देखिए स्वर संधि आता है, स्वर संधि आ रहा है। महेंद्र में भी स्वर संधि का उच्चारण होता है। एकैक में एक जोड़ एक, इसमें भी देखिए स्वर संधि है। महेंद्र में भी आपको स्वर संधि आएगा। इसमें जो है व्यंजन संधि आता है। गिरी क्या है, वाक्यपति में क्या है, व्यंजन संधि आता है। क्या है, व्यंजन संधि आता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा जब करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सदियों की ठंडी भूसी रात को सुबह उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति किनके द्वारा लिखा गया हुआ है, यह कौन नहीं जानता है। दिनकर जी का लिखा हुआ है। दिनकर जी की कहानी है कि सिंहासन उठ उठे, क्या है, सदियों ठंडी भूसी रात सुबह उठी और मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति जो है दिनकर जी का लिखा हुआ है। किनका, दिनकर जी का लिखा हुआ है कि सदियों की ठंडी भूसी रात सुबह उठी, मिट्टी सोने की ताज इठलाती है। यह पंक्ति दिनकर जी का लिखा हुआ है। जितनी सारी
कविताएं हैं उसकी पंक्ति को जरूर आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको दे देगा पंक्ति और कहेगा कि यह पंक्ति किनके द्वारा लिखा गया है। उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें विषय सूची आता है। क्या विषय सूची आता है? एक साइड आपका होगा कहानी, कहानी होगा, और दूसरे साइड उसका कवि का नाम होगा, कवि का नाम होगा। इससे क्या है, इससे आपको लगभग 5 क्वेश्चन से प्लस आता है, तो इसको जानना आपको बेहद जरूरी है। ये तो जानना ही पड़ेगा, ये याद कर लीजिएगा। अगले सब हम आएंगे तो इसके लिए पर्सनल एक वीडियो बना देंगे जिसमें चर्चा करेंगे कौन सी कहानी किस लेखक ने लिखा है, और उस कहानी के बारे में हम लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। देखिए अभी क्वेश्चन पूछ दिया कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था, ऑप्शन है 1935, दूसरा ऑप्शन 1936, तीसरा ऑप्शन है 1937, 1937 है, और चौथा ऑप्शन आपका है 1938। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने ये वाद्य यंत्र, इन्होंने एक संगीतकार है। ये इनके पिताजी 8 वर्ष के जब ये रहते हैं, 8 ही वर्ष के तो देहांत हो जाते हैं। ठीक है, आगे हो सकता है क्वेश्चन इस तरह का भी पूछता है। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तो कह रहा है अशुद्ध शब्द पहचानिए। क्या अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध शब्द कौन सा है? आप लोगों के बीच क्वेश्चन रख रहे हैं। ऑप्शन पहला है कर्तव्य, दूसरा ऑप्शन है श्रृंगार, तीसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन है रोशनी, चौथा ऑप्शन है दुरात्मा। देखिए इसमें लिखा हुआ कौन है, अशुद्ध शब्द कौन लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें कर्तव्य सही लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए श्रृंगार गलती लिखा हुआ है। इसका देखिए रोशनी सही लिखा हुआ है, दुरात्मा सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन आपका ये हो गया, यानी कि ये आंसर सही होगा। ऑप्शन दूसरा इज द करेक्ट आंसर। आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। यार देखिए यहाँ ये ध्यान है, अशुद्ध शब्द साफ छांटना है, मतलब सही नहीं, गलती शब्द को छांटना है, सही यहाँ मत छांटिएगा। नहीं, कर्तव्य भी सही है, श्रृंगार गलत है, रोशनी सही है, इसके बाद दुरात्मा सही है। तो आपको अशुद्ध शब्द छाटना था, न कि शुद्ध शब्द छाटना था, इसलिए ये क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन जब हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मैक्स मुलर ने 10 वर्ष की अवस्था में लीपफिल्स विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था। तो मैक्स मुलर जी ने संस्कृत का जो अध्ययन किया था, कौन? मैक्स मुलर जी संस्कृत का अध्ययन जो वह स्टार्ट किया था। तो पहला है 15 वर्ष, दूसरा है 16 वर्ष, तीसरा है 17 वर्ष, और चौथा है 18 वर्ष। कितने? 18 वर्ष में इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन स्टार्ट किया था। संस्कृत पढ़ना इन्होंने 18 वर्षों की उम्र में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र जो है वह फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र क्या है? ऑप्शन आपको दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एफिल, दूसरा ऑप्शन एफिल टावर, दूसरा ऑप्शन है आपका ओविनियो, तीसरा ऑप्शन आपका है, ए बी दोनों, और चौथा ऑप्शन आपका है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ
दिस, तो बताइए इसमें से फ्रांस के लिए कौन कला केंद्र प्रसिद्ध है? तो फ्रांस के लिए ओविन्यो जो है वह बहुत ही फेमस है। क्या? ओविन्यो कला केंद्र फ्रांस के लिए फेमस है। तो आपका आंसर दूसरा हो जाएगा ओविन्यो। अगला क्वेश्चन पे जो हम लोग आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आने की कोशिश करेंगे। कह रहा है जित मैं लेखक हूँ, पाठ की विधा क्या है? आपसे क्वेश्चन यहाँ से एक पूछता है, पाठ की विधा। पाठ की विधा मतलब कौन सा पाठ, क्या है, कहानी कौन सी है, कविता कौन सी है, एकांकी कौन सी है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है जित मैं लेखक हूँ, जित मैं लेखक हूँ, यह पाठ की कौन सी विधा है? तो जित मैं लेखक हूँ, यह पाठ की कौन सी विधा है? तो यह साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। क्या है? जित मैं लेखक हूँ, पाठ यह साक्षात्कार है। ऑप्शन लिखेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चरित्र करने वाली कविता कौन है? तो दुर्दांत मानवीय विभीषिका, क्वेश्चन सुनिए, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चरित्र करने वाली कविता कौन सी है? तो यह कविता आपका है हिरोशिमा। क्या? हिरोशिमा कविता में इसमें क्या है कि दुर्दांत विभीषिका का चित्रण किया करने वाली यह एक ऐसी कविता है। अगला क्वेश्चन है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? देखिए क्वेश्चन पूछेगा, अधिकतर तुम ग्रामर पे ज्यादा जोर देंगे, ग्रामर से ज्यादा क्वेश्चन होता है। उपसर्ग की चर्चा है, इसके बाद प्रत्यय की चर्चा है। देखिए उपसर्ग क्या होता है? तो जो किसी शब्द के पहले लगकर, उपसर्ग वह शब्द या शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसी शब्द या शब्दांश के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। जैसे देखिए काश, क्या लिखा हुआ है? काश, इसमें प्र लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। तो देखिए काश में प्र लगा दिए, अब तब पहले लगा, बाद में नहीं लगा। आकाश का मतलब हम लोग पछताते रहते, सोचते हैं काश मैं तो थोड़ा मेहनत कर लिया तो ज्यादा मार्क्स आता। तो काश, अब प्र उसमें लगा दिया, प्रकाश पूरा उजाला कर दिया, तो प्रकाश का मतलब समझ में आया। तो ई अर्थ के पहले लगा। देखिए भला इसमें आई लगा जोड़ दीजिए, क्या? आई जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? भलाई। मतलब भलाई में को पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि भलाई में कौन सा प्रत्यय है? तो आई प्रत्यय है। कौन सा? तो क्वेश्चन आपका है क्या? अधर्म में कौन सा प्रत्यय है? अधर्म क्या है? अधर्म है। अधर्म में कौन सा प्रत्यय है? धर्म में क्या मिला है? अ मिला है। मतलब कौन सा है प्रत्यय? उपसर्ग पूछा है ना, उपसर्ग कौन सा है? पढ़ने लगा तो उपसर्ग होगा, तो क्या होगा? उपसर्ग अ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर पूछ दिया है कि खिलाई कौन सा प्रत्यय है? खिलाई, भलाई, लिखाई, पढ़ाई, खिलाई, तो खिलाई कौन सा प्रत्यय होगा? खिलाई। खिलाई में भी कौन सा प्रत्यय आएगा? आई प्रत्यय आएगा। क्या? आई प्रत्यय आएगा। खिलाई में कौन सा प्रत्यय आएगा? तो खिलाई में आई प्रत्यय आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अति सुदो स्नेह को मारग जही ने सन्यापा बांका नहीं, यह पंक्ति किनके द्वारा लिखा गया हुआ है? यह पंक्ति घनानंद जी के द्वारा लिखा गया है। घनानंद जी लिखे हुए हैं। घनानंद जी लिखे हुए अति सुदो स्नेह को मारग, यह घनानंद जी के द्वारा लिखा गया है। तो हर एक कविताओं से 4-5 को 1-2 लाइन दे देगा और आपको पूछेगा कि यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया हुआ है। तो कविता पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, अन्यथा आपका एक क्वेश्चन का है। ऑब्जेक्टिव में यही दिक्कत है, अगर आया तो 1 नंबर आया, नहीं आया तो 1 नंबर खत्म है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा जी की चर्चा है। नलिन
नलिनी विलोचन शर्मा जी का चर्चा है। तो नलिनी विलोचन शर्मा जी क्या लिखे हुए हैं ये आप लोग बताइएगा। नलिनी विलोचन शर्मा जी का जन्म जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में नलिनी विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के आदि कवि किसे कहा जाता है? हिंदी के आदि कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चंदर बरदाई, दूसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो, तीसरा ऑप्शन है बिहारी लाल, चौथा ऑप्शन है सरहपाद। कह रहा है हिंदी के आदि कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का आदि कवि चंदर बरदाई को कहा जाता है। हिंदी की आदि कवि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन और पूछता है कि भक्ति काल के कवि के नाम से किसे जाना जाता है? इससे भी क्वेश्चन आएगा। आधुनिक कवि के नाम से किसे जाना जाता है? इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चंदर बरदाई को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है आदि कवि। आगे आते हैं, सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो सावरदैया जो है यह राजस्थानी में लिखा गया हुआ है। यह वर्णिका का क्वेश्चन है। यह वर्णिका का क्वेश्चन है। राजस्थानी कह रहा है क्वेश्चन कि सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार कौन है? मतलब सावरदैया यह जो कहानी है सावरदैया राजस्थानी में लिखा गया हुआ है। किसी में राजस्थानी में लिखा गया हुआ है। ऐसे ही पूछेगा, 7 कोड़ी होता एक रहते विश्वास, सुजाता जी का लिखा गया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, सुजाता किसी को लिखा हुआ है? श्रीनिवास जी लिखे हुए, जैसे ढाते विश्वास, ये दही वाली मगम्मा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डैश भूमिका होती है? तो साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली की क्या भूमिका होती है? फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है आपको नगण्य, क्या नगण्य। दूसरा ऑप्शन दे रहा है आपको निर्णायक। तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा है नकारात्मक। चौथा ऑप्शन आपको दे रहा है इनमें कोई नहीं। नॉन ऑफ दिस, नॉट, इनमें कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन है साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका क्या होती है? यदि साहित्य का निर्माण वही व्यक्ति कर सकता है जो एकदम निर्णायक होगा। नकारात्मक तो साहित्य निर्माण के लिए हो ही नहीं सकता है। और नगण्य जो व्यक्ति होगा, नगण्य का मतलब होता है कम जानना हुआ। जो व्यक्ति कम जानता होगा वह तो साहित्य की रचना कर ही नहीं सकता है। साहित्य की रचना कौन करेगा? जो निर्णायक होगा वही साहित्य की रचना करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, रंगप्पा था। देखिए आगे क्वेश्चन रंगप्पा, ये क्वेश्चन आपका है दही वाली मगम्मा का। तो रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा एक जुआरी था। क्या था? जुआरी था। रंगप्पा जुआरी रहता है और ये दही वाली मगम्मा से को जबरन क्या करते हैं, उससे पैसा मांगने की कोशिश करता है। दही वाली मगम्मा और उसके क्या होते हैं,
बेटों के बीच विवाद होता है और पुतोह अलग हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो दही बेच कर पैसा रखती रहती है और यही रंगप्पा इससे जुआरी जो है वो रास्ते में उसे तंग करके और ये पैसे लेने की कोशिश करते हैं। तो रंगप्पा कौन था? यह जुआरी था। यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा कि मकम्मा की चरित्र चित्रण कीजिए। कहेगा सास और पुतोह के बीच विवाद का वो कैसे खत्म किया गया, तो उसके पोतों के लेकर खत्म किया गया। तो ये इससे क्वेश्चन आता है, इसमें मैं एक पर्सनल वीडियो लेकर आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया है कि शुद्ध वाक्य क्या है। क्वेश्चन शुद्ध वाक्य क्या है, ऑप्शन दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य क्या है? आज की ताजी खबर। आज की क्या है? आज की ताजी खबर। आज की ताजी खबर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आज की ताजी खबर। दूसरा क्या? रोटी ताजी है। रोटी ताजी है। तीसरा ऑप्शन दे रहा है आपको, तीसरा ऑप्शन दे रहा है दाल अच्छा है। दाल अच्छा है। दाल अच्छा है। चौथा ऑप्शन आपको हवा बहता है। हवा बहता है। देखिए 4 ऑप्शन है। कह रहा है अशुद्ध शब्द छांटने के लिए। कह रहा है आज की ताजी खबर, गलत है। आज की ताजी खबर नहीं, क्या अशुद्ध कह रहा है छांटने के लिए? शुद्ध कह रहा है, वही तो कर शुद्ध कह रहा है छांटने के। आज की ताजी खबर, आज का ताजा खबर होता है, इसलिए ये भी गलत है। रोटी ताजी है, ये सही है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, रोटी ताजी है। यह शुद्ध शब्द है। कौन सा शुद्ध शब्द है? रोटी ताजी है। नेक्स्ट आ रहे हैं, लेखक के घर में मछली कौन खाता है। यह मछली एक कहानी है, इसमें जो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है और इसमें चर्चा किया गया है कि मछली कौन खाता है लेखक के घर में। तो लेखक के घर में जो है ऑप्शन दे रहा है लेखक, पिता, माँ और बहन। तो लेखक के पिता, मतलब लेखक के पिता जो है वही मछली खाते हैं। संतु होता है इसमें, वो क्या करता है मछली लेकर वो बाजार से आते रहता है, वो बचाने के लिए जाता है, डायरेक्ट बाथरूम में उसको क्या करता है रखने की कोशिश करता है। बहुत सारी इसमें कहानी एक वीडियो में बताएंगे, सब कहानी की चर्चा होगी उसमें बताएंगे। अभी हम लोगों को केवल ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया। एक कहानी है बहादुर, जो लड़का नेपाल के नजदीक रहने वाला, बिहार और नेपाल के बॉर्डर के नजदीक में रहता है और यह कहानी भी बहुत मार्मिक कहानी है। तो जब बहादुर को लेखक लेकर आते हैं और बहादुर को जब लेखक लेके आते हैं, इनके घर एक रिश्तेदार आते हैं, इन्हें पैसों की चोरी के इल्जाम लगाते हैं। क्या? पैसों की, इनके रिश्तेदार पैसों की चोरी के इल्जाम लगाते हैं। बहादुर बहुत ही इसका पुस्तक को पता है कि बहादुर के नाम से पहले दिल शब्द क्यों हटा दिया गया। यह बहुत ही बच्चा रहता है, अच्छे बच्चे रहते हैं, इसका नाम रहता है पूरा दिल बहादुर। लेकिन लक्ष्मी क्या करती है, इसके नाम से पहले दिल शब्द हटा देता है और इसका नाम रख देता है दिल यानी कि बहादुर। मतलब बहादुर को किस इल्जाम में फंसाया गया, तो उसके रिश्तेदार ने पैसों के इल्जाम में फंसा देता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गुजर रहा है बहुत सारा, ये इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो बहादुर को किस इल्जाम में फंसाया गया, तो पैसे चुराने के इल्जाम में फंसाया जाता है और इसके बाद क्या होता है कि बहादुर को भाग जाता है। ठीक है, इस पे आएंगे हम एक वीडियो लेकर, इस हर एक जो इम्पोर्टेंट कहानी है उसका एक लेक्चर लेके आएंगे, कहानी सुनिएगा और वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बन जाएगा क्वेश्चन केवल वीडियो देखने कहानी सुनने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है। तो मेरे बिना तुम प्रभु जो है वह रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है। मेरे बिना तुम प्रभु किनके द्वारा लिखा गया है? रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है मेरे बिना तुम प्रभु। अगला क्वेश्चन क्या है, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो
तत्पुरुष समास पूछ रहा है। पहला को ऑप्शन है राजपुत्र, दूसरा पवन पुत्र, तीसरा वनवास और चौथा चौराहा। क्वेश्चन का तत्पुरुष समास नहीं है। क्या तत्पुरुष समास नहीं है? देखिए पहला है राजपुत्र, राजपुत्र, दूसरा है पवन पुत्र, तीसरा ऑप्शन आपका है वनवास और चौथा ऑप्शन है आपका चौराहा। देखिए राजपुत्र जो राजा का पुत्र होता है राजपुत्र कहते हैं। यह जो है यह तत्पुरुष समास है। पवन पुत्र जो पवन का पुत्र है, हवा, वो पवन मतलब हवा, वायु को पुत्र को पवन पुत्र कहा जाता है और पवन पुत्र के नाम से हम लोग हनुमान जी को जानते हैं। तो देखिए यह भी तत्पुरुष समास है। वनवास जो वन का वासी होता है उसे वनवास कहते हैं, वनवासी कहते हैं, मतलब वन में जो वास करेगा, यह भी तत्पुरुष समास है। लेकिन चौराहा तत्पुरुष समास नहीं है। चौराहा उसे कहते हैं जहाँ पे चार रास्ताओं का मिलन होता है, उसे चौराहा कहते हैं। यह तत्पुरुष समास नहीं है। यह कौन सा समास है, इसकी चर्चा जब समास का वीडियो आएगा उस पर जानेंगे। हम लोग अभी केवल क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन को है तत्पुरुष समास, यह तत्पुरुष समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका है अव्यय भाव समास का प्रधान पद होता है। तो अव्यय भाव समास का जो प्रधान पद होगा वह पूर्व का पद प्रधान होता है। पूर्व का मतलब पहले, अव्यय भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो 2019 का 25 से आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे, 25 से 50 तक क्वेश्चन लेकर आएंगे। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। इसमें आपको केवल 25 क्वेश्चन ही नहीं हुआ है, अगर सही मायने में गिनेगा तो 25 का 4 गुना क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव हम करा दिए। थैंक यू, धन्यवाद।